अगर आप लोगों ने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, मेरे चैनल पर रखा हुआ है। ना इसके लिए आपको कोई ज्वाइन करना पड़ेगा और ना ही इसके लिए कोई आपको सुपर चैट करने की जरूरत है, तो जाकर आराम से देख सकते हो यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हम देखते हैं जहाँ पर होली सन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? ए जुल्लिन और तुम्हारे साथ आए हुए प्रोफाउंड हेवन सेट के जितने भी लोग हैं, तुम सब ने मेरे फादर को मारा है, इसलिए तुम्हें इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। ए जुल्लिन अब तुम जल्दी से मेरे हाथों से मर जाओ, जो कहते हुए अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। तो ये देखकर हमारा एमसी कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो, तुम्हें हराने के लिए तो मेरा डिसाइपल ही काफी है। इतना कहते हुए अपने डिसाइपल को ऑर्डर देता है, जाओ मेरी डिसाइपल और उससे लड़के आओ। तो अपने आप को इस तरीके से ऑर्डर देता हुआ सुनकर आखिर क्या होने वाला है, फिर से उसे गुस्सा ही आ जाता है और अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि कोई मालिक अपने कुत्ते को ऑर्डर दे रहा है। इतना सोचने के बाद हॉन्ग काफी तेजी से उड़ते हुए होली सन के सामने खड़ा हो जाता है और होली सन हमारे हॉन्ग को देखने के बाद हमारे एमसी से कहता है, क्या तुम एक कायर हो? तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम होली सन का सामना कर पाओ? तो ये ताने सुनने के बाद जो हॉन्ग है वो होली सन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम जैसे कमीनों से लड़ने के लिए मास्टर को आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। मास्टर सब सुनने के बाद तो होली सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आखिर तुम इस जैसे पैथेटिक सेट के अंदर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम बस मेरे फेदर इमॉर्टल सेट के अंदर ज्वाइन हो जाओ, तुम्हें एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हॉन्ग उसे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इस चीज में जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो होली सन है वो चिल्लाते हुए हॉन्ग से कहता है, मिस क्या आपको यकीन है कि आप इसके ऊपर फिर से विचार नहीं करेंगे? लेकिन होली सन ने मिस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, जिसकी वजह से हमारे हॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ उसे कहता है, मेरे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारे जो पिताजी थे वो पागल थे और तुम भी उसी की तरह पागल हो। तो अपने फादर की बेइज्जती सुनने के बाद होली सन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मेरे दिए हुए ऑफर के लिए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। इतना कहते हुए वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और इकट्ठा कर सीधे हॉन्ग के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ वो एनर्जी सीधे जाकर एक ड्रैगन का शेप ले लेती है। जो ड्रैगन हॉन्ग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो अपनी तरफ हमला आता हुआ देखकर हॉन्ग अपने नेदर फ्लेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अपने हमले को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर तो होली सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? और हॉन्ग उसको ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तो ये बात सुनकर होली सन उसके ऊपर हंसते हुए कहता है, तुम इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, मैंने तो अभी शुरुआत किया है। इतना कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सोलार गॉड फिश का इस्तेमाल करते हुए हॉन्ग के ऊपर हमला करने के लिए कई सारे पंच को बना लेता है, जहाँ उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है। और अपने होली सन को इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो फेदर इमॉर्टल सेट के एल्डर होते हैं वो अपने होली सन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, जहाँ वो कहते हैं, ये जो होली सन का टैलेंट है वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। उनके सोलर इमॉर्टल बॉडी के साथ अगर हेवन टायर टेक्निक को कंबाइन करते हुए हमला कर दिया, तो अगर उनके सामने कोई भी बॉडी इंटीग्रेशन का लेवल का बंदा भी आ जाए तब भी वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो फिर आखिर ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर इनके आगे कैसे ही टिक सकता है? और उतना कहने के बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होली सन का हमला सीधे आकर हॉन्ग से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उसी धमाके की वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। तो उस हमले को अपने हॉन्ग के ऊपर होता हुआ देखकर वहाँ के जो सेक्ट के सभी एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जो घबराते हुए कहते हैं, क्या हॉन्ग इस हमले से ठीक होगा? और साथ ही होली सन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये हमले से हॉन्ग नहीं बचने वाला। लेकिन वहाँ धुआं हटने के साथ ही हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि उस हमले से बिल्कुल सही सलामत होता है। तो ये देखकर होली सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, मैं इस चीज पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं एक इमॉर्टल बनने वाला हूँ और मैं अपने रेलम के अंदर इनविंसिबल हूँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा हॉन्ग है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर एक कुएं का मेंढक क्या जानता है कि रिवर कितनी ज्यादा बड़ी होती है? लेकिन तभी हम होली सन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए हॉन्ग से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ पर उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ रहा था, जहाँ होली सन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा हॉन्ग उसके सारे हमलों से बड़ी आसानी से बचता जा रहा था। लेकिन तभी हॉन्ग उसको एक चमाटा देता है, जिसकी वजह से पीछे जाने लगता है, जहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने उसके ऊपर कितनी ज्यादा पावरफुल लगातार हमला किए, लेकिन उसने मेरे हमलों को काफी ज्यादा आसानी से रोक लिया, जहाँ मेरे किसी भी हमले से उसको जरा सा भी असर नहीं हुआ। क्या इसका ये मतलब है कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? और फिर अपने आप को संभालते हुए हॉन्ग से कहता है, मैंने अपने फेदर इमॉर्टल सेक्ट में इस तरीके के कॉम्बैट पावर वाला डिसाइपल नहीं देखा है, तो फिर आखिर प्रोफाउंड हेवन
सेक्ट जैसे कचड़े सेक्ट में तुम्हारे जैसा डिसेबल कैसे हो सकता है। तो फिर हमारा होंग कहता है तुम बस एक कचड़े हो और काफी ज्यादा कमजोर पर्सन हो। लेकिन उसके साथ जो आए हुए एल्डर होते हैं वो उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए कहते हैं यंग मास्टर, उस पर्सन ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा है उस बात पर ध्यान मत दो। तुम अपने आप पर डाउट मत करो क्योंकि तुम फेदर इमॉर्टल सेक्ट के द्वारा चुने गए एक जीनियस डिसाइपल हो जो कि इमॉर्टल बनने वाला है। और उन सारे एल्डर की बातें सुनने के बाद तो जो होली सन है वो भी चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और अपने ऊपर घमंड करते हुए कहता है इन लोगों ने सही कहा, मैं एक होली सन हूँ जो कि इमॉर्टल बनने वाला हूँ, तो फिर आखिर मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। जो कहते हुए वो अपने सोलर सेंट बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे ही वो अपने पूरी तरह से सोलर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है वैसे ही वो काफी तेजी के साथ सुवेर्जिन टायर डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए होंग के ऊपर हमला कर देता है। तो उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर होंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए होली सन से कहता है तुम बस बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली में अपने रेलम के अंदर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल और कौन बेजोड़ होता है। इतना कहने के बाद होंग वो भी होली सन के ऊपर हमला कर देता है जहाँ उन दोनों का हमला आपस में टकराता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। तो इतने ज्यादा पावर को देखकर वहाँ पर आए हुए जितने भी एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जहाँ वो ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं आखिर इस लड़ाई में कौन जीता। और फिर हमें उस धमाके के अंदर से होली सन को दिखाया जाता है जो कि उस धमाके से नीचे गिर रहा था। तो उसे उस धमाके से गिरता हुआ देखकर जो सभी सेक्ट के लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो होली सन है, ये तो आसमान से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो होली सन है वो इस बैटल में हार चुका है। और वहीं पर हमें होंग को भी दिखाया जाता है जिसे इस लड़ाई में छोटी सी भी खरोच नहीं आई होती है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है एक छोटा सा मेंढक एक बड़े से सांप से लड़ाई में जीतने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पर हमें सेक्ट लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से कहते हैं जूनियर ब्रदर, ये जो तुम्हारा डिसाइपल है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जो सेकंड एल्डर होता है वो हमारे एमसी से कहता है हालांकि जो होली सन है वो हार चुका है लेकिन जो फेदर इमॉर्टल सेक्ट है उसके कई सारे एल्डर यहाँ पर हैं, तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो उन दोनों को घबराता हुआ देखकर हमारा एमसी उनसे कहता है चिंता मत करो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि फाइट के बाद हमारे एमसी के पास पहुंच चुकी होता है। तो उसे देखने के बाद हमारा एमसी उससे कहता है तुमने तो काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आज तो हम पार्टी करेंगे। तो ये सुनने के बाद जो लिटिल होंग है वो हमारे एमसी से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और फिर हमें होली सन को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसका एल्डर उसको लेकर जा रहा था, लेकिन होली सन अभी भी पूरे सदमे में होता है कि आखिर लड़ाई कैसे हार गया। तो होली सन को इतनी ज्यादा सदमे में देखने के बाद वो एल्डर होता है वो होली सन से कहता है होली सन अपने आप को संभालो। लेकिन जो होली सन है वो काफी ज्यादा निराश होते हुए एल्डर से कहता है एल्डर यान मैं हार चुका हूँ, मैं अपने रेलम के अंदर इनविजिबल नहीं हूँ, मैंने यहाँ हार कर फेदर इमॉर्टल सेट के लिए काफी शर्मिंदा भरा काम किया है। तो ये सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो अपने मन में कहते हैं मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो होली सन है इस जैसे वेस्टलैंड में रहने वाला डिसेबल हरा सकता है। इसका जो दाव हार्ट है वो टूट चुका है और दाव हार्ट के बारे में जिसको नहीं पता है तो सिंपल है यार, यानी कि उम्मीद। कल्टीवेशन करने के लिए उम्मीद चाहिए, अगर उम्मीद ही ना रहे तो कल्टीवेशन क्या करोगे। और फिर आगे बोलते हैं अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारे फेदर इमॉर्टल सेक्ट की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और फिर उसे शिप में ले आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं होली सन आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है क्योंकि आप इमॉर्टल बनने का पोटेंशियल अपने अंदर रखते हो। और साथ ही अपने मन में सोच रहे थे हमें जल्द से जल्द इसका जो दाव हार्ट है उसे वापस से स्टेबलाइज करना होगा और ये जो वेस्टलैंड के जितने भी कुत्ते हैं उन्हें जल्द से जल्द मार डालना होगा ताकि जो हमारे फेदर इमॉर्टल सेक्ट की रेपुटेशन है उसे वापस से रिस्टोर कर पाए। इतना सोचने के बाद जो एल्डर होते हैं वो जोर से चिल्लाते उन सभी से कहते हैं हमारे फेदर इमॉर्टल सेक्ट के होली सन को चोट पहुंचाने के लिए अब उन्हें कीमत चुकाना होगा। जहां वो अपने साथी से कहते हैं अब जल्दी से जाकर उन सभी कमीनों को इस वेस्टलैंड से पूरी तरह से गायब कर दो। तो ये सुनने के साथ ही जो एल्डर यान के साथ आए हुए बाकी जो सभी साथी होते हैं जहां वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए काफी तेजी के साथ वो लोग हमारे होंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उन लोगों को एक्शन लेता हुआ देखकर बाकी जो सभी सेक्ट के एल्डर होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं, जहां पर वो कहते हैं फेदर इमॉर्टल सेक्ट का फाउंडेशन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस बार उन्होंने कई सारे कॉन्सोलेटेड बॉडी रेलम के एल्डर को यहाँ पर भेजा है। हालांकि इस लड़के ने इनके होली सन को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया है क्योंकि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम पर था, लेकिन अगर वो एल्डर इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ गए तो इनका सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर हमें उन्हें एल्डर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो हमारे होंग की तरफ
बढ़ रहे थे तो उन सभी एल्डर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो होंग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पर वो घबराते हुए मास्टर चिल्लाने लगता है, मास्टर मास्टर। तो हमारा एमसी उसके आगे आते हुए उससे कहता है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहने के बाद हमारा एमसी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। तो हमारे एमसी के ऑरा को देखने के बाद तो जितने भी वहाँ पर आए हुए एल्डर होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं, ये पीक मास्टर ये भी कॉन्सोलेटेड बॉडी रेलम पर है, क्या हमारे वेस्टरलैंड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी है? और जो मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रियाज होता है वो भी कहता है, पहले डिसाइबल ने तो मुझे पूरी तरह से हिला दिया था और अब जो उसका मास्टर है वो हमें हिला रहा है। अबे झटका देके यार, कुछ और मत समझना। और फिर हमें फेडरेशन इमॉर्टल सेट के एल्डर का भी दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उससे कहता है, तो फिर क्या हुआ, तुम चाहे कॉन्सोलेटेड बॉडी रेलम पर क्यों ना हो तब भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। इतना कहते हुए वो एल्डर अपने ऊपर काफी ज्यादा बड़ा हाथ बना लेता है और हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है, लेकिन हमारा एमसी बड़े आसानी से एक ही हमले के साथ उस हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अपने अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर तो एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हमारा एमसी उसे ज्यादा हैरान न करते हुए काफी तेजी के साथ उसके पास आते हुए उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। तो हमारे एमसी का पंच खाने के बाद उस एल्डर के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर हमारा एमसी उस एल्डर को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और साथ ही अपने मन में सोच रहा था, जब से मैंने उस सुप्रीम बोन को अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया है, जब से जो मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मैं अपने सेम रेलम के अपोनेंट को अपने फिजिकल पावर से ही हरा सकता हूँ। तो अपने एल्डर को इस तरीके से हमारे एमसी के हाथों से पिटता हुआ देखकर अपने सभी एल्डर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर जितने भी सारे एल्डर है सब लोग एक साथ मिलकर जाके उसके ऊपर अटैक कर दो। तो ये बात सुनकर फेदर इमॉर्टल सेट के जितने भी एल्डर आए हुए होते हैं वो सभी लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को एक साथ हमला करता हुआ देखकर हमारा एमसी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी तैयार होते हुए अपने ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक एनर्जी से बनी हुई इमेज आ जाती है और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारा एमसी उन सभी एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर जैसे ही हमारे एमसी का हमला उन सभी एल्डर के ऊपर टकराता है, जिसकी वजह से उन सभी की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है। और उन सभी की एल्डर की हालत देखने के बाद वो एल्डर चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, जल्दी से जल्दी तुम सभी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालो, उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को जान से मार डालो। तो एल्डर यानी कि ये बातें सुनने के बाद वो सभी एल्डर अपने अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमारे एमसी को जकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद सेक लीडर घबराते हुए सभी से कहते हैं, लगता है कि जूनियर ब्रदर खतरे में है। तो ये सुनने के बाद तो सेकंड एल्डर भी घबराते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन हाँ अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे मास्टर ने जो वीक किंगडम में जो कर दिखाया था उसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास जरूर ना जरूर कुछ बैकअप प्लान तो होगा। तो अब ये देखने का समय आ चुका है कि आखिर ये मुझसे क्या क्या छुपा रहा है। और वही हमारा एमसी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उन सभी एल्डर से कहता है, अगर तुम सभी ऐसा चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें अपने नए हमले का स्वाद चखाता हूँ। तो इतना कहने के बाद जो हमारा एमसी अपने सुप्रीम बोन का इस्तेमाल करते हुए, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस एनर्जी को देखकर वहाँ आए हुए सभी सेक्ट के एल्डर और कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ वो घबराते हुए कहते हैं, आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है। और हमारा एमसी अपने सुप्रीम बोन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो सभी एल्डर उस हमले के सामने नहीं टिक पाते और उन्हें और भी ज्यादा डैमेज लगने लगता है। जहाँ उन्हीं में से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, एल्डरियान प्लीज आकर हमें बचाइए। तो अपने सभी एल्डर को इस तरीके से मार खाता हुआ देखकर एल्डरियान होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ वो अपने मन में कहते हैं, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये जो इंसान है वो हम सभी को ओवर पावर कर देगा। और हमारे जो होली सन है वो पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और हमारे जो एल्डर है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फेदर इमॉर्टल सेक्ट में वापस जाने के बाद अकेले अपने सेक्ट लीडर को क्या जवाब दूंगा। इतना सोचते हुए जो एल्डरियान होते हैं वो अपने थर्ड ग्रेड आर्टिफैक्ट स्पिरिचुअल पगोड़ा को समन करते हुए हमारे एमसी की तरफ हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वो उसके पीछे आकर उसके पीछे हमला करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारे एमसी को पहले उसके बारे में सेंस हो गया था, जहाँ वो पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वाह तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। और हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, होस्ट के ऊपर कॉन्सोलेटेड बॉडी के रेलम ने हमला किया है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो पैसिव इफेक्ट एक्टिवेट करता है और जो हमारे होस्ट की कल्टीवेशन है उसे बढ़ाते हुए कॉन्सोलेटेड बॉडी के लेट स्टेज तक पहुंचाता है। और सिस्टम के इतना कहने के साथ ही हमारा जो एमसी का लेवल है वो लेट स्टेज तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस एनर्जी को फील करने के साथ ही जो एल्डरियान होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारे एमसी से कहते
कहते हैं, क्या तुम अभी तक अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहे थे? तुम तो कॉन्सेलेटेड बॉडी के लेट स्टेज पर हो। लेकिन हमारा एमसी एल्डरियन को ज्यादा बकवास का मौका न देते हुए सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है और हमारे एमसी का हमला जैसे ही एल्डरियन के ऊपर टकराता है तो वैसे ही उसके एल्डरियन की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है। तो हालत खराब हो जाने के बाद एल्डरियन हमारे एमसी से कहता है, सीनियर मैं हार मानता हूँ, और जो फैदल इमॉर्टल सेक्ट है वो सीक्रेट रेलम के अंदर जाने वाले फाइट से पीछे हटता है। लेकिन हमारा एमसी एल्डरियन को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं होता है, इसलिए वो एल्डरियन से बड़े गुस्से से कहता है, तुम क्या सोचते हो तुम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हो? इतना कहते हुए हमारा एमसी एल्डरियन को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने ऊपर हमला आता हुआ देखकर एल्डरियन घबराते हुए हमारे एमसी से कहते हैं, बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर हमला कर रहे हो? क्या तुम फैदल इमॉर्टल सेक्ट से डरते नहीं हो? लेकिन तभी जो एल्डरियन है उनकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं सब कुछ समझ गया, एल्डर मुंह को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तो ये सुनने के बाद हमारा एमसी एल्डरियन से कहता है, सही जवाब, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम पहले से ही दुश्मन बन चुके हैं, तो क्यों ना फिर मैं मजे के लिए तुम्हारे सेक्ट के और भी लोगों को जान से मार डालूं। इतना कहते हुए हमारा एमसी उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पर जान से मार डालता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर आए हुए जितने भी सारे कल्टीवेटर होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और ये देख जो फैमिली का यंग मास्टर वो अपने मन में कहता है, फैदल इमॉर्टल सेक्ट का जो होली सन है उसका डाउट टूट जाने के बाद और उसके एल्डर के मर जाने के बाद जो फैदल इमॉर्टल सेक्ट की रेपुटेशन है वो लगता है कि अब काफी ज्यादा गिरने वाली है। लेकिन अभी के लिए जो सेंट्रल रीजन में जो भी सिचुएशन होगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर हमें होली सन को भी दिखाया जाता है, जो देखकर वो अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि जो मेरे एल्डरियन हैं वो भी उससे लड़ नहीं पाए। मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे पिताजी को जो मारने वाला मर्डरर है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्या मैं कभी अपना बदला ले पाऊंगा? लेकिन तभी वहाँ पर जो फैदल इमॉर्टल सेक्ट का एक डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है, जो एल्डर है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए जो होली सन है हमें उसे यहाँ से लेकर जाना होगा। जल्दी से गो डाउन बोर्ड को एक्टिवेट करो और यहाँ से भागने की तैयारी करो। तो उन सभी को वहाँ से भागता हुआ देखकर हमारा होंग वहाँ पर पहुंच जाता है, सभी को बड़ी गुस्से से कहता है, यहाँ आकर तुम सभी दिखावा करोगे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग इतनी आसानी से चले जाओगे? इतना कहते हुए हमारा होंग अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उस बोर्ड के ऊपर हमला कर देता है। तो उसे इस तरीके से उन सभी के ऊपर हमला करता हुआ देखकर वहाँ के जो कल्टीवेटर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लगता है इस बार राइटर ने इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि बस वो अपना मुंह खोलकर ये सब हैरानी से देखते रहे, क्योंकि साला इन सभी के ऊपर जैसे ही फोकस होता है ये सब अपना मुंह खोलकर बस वहाँ हैरानी से देख रहे हैं और हैरानी से कहते हैं, फैदल इमॉर्टल सेक्ट के जितने भी एल्डर हैं उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के बाद और जो उनका फैदल इमॉर्टल सेक्ट का होली सन है उसे भी ये खत्म करना चाहते हैं। लगता है कि ये जो मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी है वो सचमुच काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है जहाँ पर हमारे होंग का हमला होता है उस बोर्ड पर लगने से पहले ही वो अमिताभ वाला बुड्ढा आकर उसके सामने अपने पाम से रोक लेता है, जहाँ पर वो मोंग होंग से कहता है, तुमने पहले ही उनके एल्डर को मारकर अपना बदला ले लिया है, तो फिर आखिर तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो? तो फिर होंग उस मोंग से कहता है, तुम जो भी यहाँ कुछ कर रहे हो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम इन लोगों की जान बचाते हुए जो फैदल इमॉर्टल सेक्ट है उनके ऊपर एक फेवर करना चाहते हो ताकि तुम इस फेवर का बदला उनसे बाद में फायदे के तौर पर ले सको। मैं तुम्हारे इस सारे के सारे पाखंडों को अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आओ। तो ये सुनने के बाद जो मोंग है वो हमारे होंग से मुस्कुराते हुए कहता है, इस तरीके का बकवास करना बंद करो, क्योंकि हमारा जो बुद्धिज्म है वो काफी ज्यादा डीप है और तुम डिमोनिक पाथ के ऊपर गिर चुके हो, इसलिए जल्द से जल्द अपने आप को संभालो और सही रास्ते पर आ जाओ। तो फिर हमारा होंग उससे कहता है, जब मैं सेंट्रल रीजन में हुआ करता था तब मुझे इन जैसे कल्टीवेटर से काफी ज्यादा नफरत हुआ करता था, क्योंकि वो क्लियरली एक्टिंग करते हुए अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए ही काम करते थे। और वैसे भी डिमोनिक रास्तों को ज्वाइन करने में क्या गलत है? मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चुप हो जाओ। तो होंग की ये बात सुनने के बाद जो मोंक है वो काफी खतरनाक तरीके से होंग की तरफ घूरते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो लगता है कि मुझे तुम्हें प्यूरिफाई करना होगा। इतना कहते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। तो उसकी एनर्जी को देखने के बाद तो होंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो कहता है ये तो कॉन्सेलेटेड बॉडी के पीक रेलम पर है और वो मोंक हमारे होंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वो मोंक हमारे
होंग के ऊपर हमला करता तो उसका हमला लगने से पहले ही हमारा एमसी उसके बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी उस मोंग से कहता है मेरे होने के बावजूद भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे डिसाइपल को बुली कर सकते हो। हमारे एमसी को देखने के बाद जो मोंग है वो भी वहीं पर रुक जाता है और हमारे एमसी से कहता है आप कुछ गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इसे गाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा एमसी उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है तो आखिर तुम कौन होते हो इसे गाइड करने वाले। तो हमारे एमसी को अपने आप को बचाता हुआ देखकर होंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे एमसी की चापलूसी करते हुए कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकर मेरी मदद करने की, मैं तो बस उस बोट को वहाँ से जाते हुए देखकर उसे रोकने के लिए गया था, लेकिन ये गंजा आदमी आकर मुझ पर ही हमला करने लगा। तो ये सुनने के बाद जो मोंक है वहाँ से मुड़ते हुए हमारे एमसी से कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगा कि ये जो मैटर है वो काफी ज्यादा दूर जाने वाला है, इसलिए मैं बीच में आते हुए इस मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, और अगर तुम मुझे ब्लेम करना ही चाहते हो तो मेरे पास कुछ आगे कहने के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद मोंक वहाँ से जाने लगता है तो उसे जाता हुआ देखकर हमारा एमसी उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उससे कहता है तुम्हें क्या सचमुच ऐसा लगता है कि तुम मेरे डिसाइपल को इतनी आसानी से बुली कर यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनने के बाद जो मोंक है वो पीछे पलटते हुए हमारे एमसी से कहता है आखिर आप क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ नहीं समझ पाया। और साथ ही अपने मन में सोच रहा था हमारा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो वेस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है और तुमने पहले ही फेदर इमॉर्टल सेक्ट को ऑफेंड किया है, और क्या अब तुम मेरे बुद्धिस्ट टेम्पल को ऑफेंड करना चाहते हो। तो ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे हंसते हुए कहता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने तो बीच में आकर इसे इंटरप्ट किया है और अब ऐसा दिखा रहे हो तुम काफी ज्यादा महान आदमी हो, और तुमने तो अब मुझे ही विलन बना दिया। अब जो कि तुम कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो तो क्यों ना तुम ये कैलकुलेट करो कि आखिर तुम कब मरने वाले हो। तो ये बात सुनकर जो मोंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे एमसी से कहता है बेनिफैक्टर ये बहुत ही ज्यादा दूर जा रहा है, लेकिन तभी हमारा एमसी इसके ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है तो आखिर क्या हुआ अगर ये दूर जा रहा है। तो मोंग अपने ऊपर हमला आता हुआ देखकर वो अपने ऊपर गोल्डन बेल्ट की शील्ड बना लेता है, लेकिन हमारे एमसी का हमला काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से उस मोंग की बेल्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारे एमसी के हमले की इम्पैक्ट की वजह से जो मोंग उड़ते हुए काफी पीछे चला जाता है। तो अपने मोंग को इस तरीके से मार खाता हुआ देखकर उसके जो साथी मोंग होते हैं उसके पीछे आ जाते हैं और फिर वो मोंग अपने झुंझुरू वाले वेपन को बाहर निकाल लेता है और हमारे एमसी से कहता है तुम तो मुझे बुली कर रहे हो, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल को इस तरीके से पीछे हटा सकते हो। तो अब जबकि तुम लड़ाई करना चाहते हो तो अगर मैं इस लड़ाई में कुछ ज्यादा ही हार्स हो जाऊंगा तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो इतना कहकर वो मोंक है वो अपने कॉन्सोलेटेड बॉडी रेलम की पावर को बाहर निकाल देता है और साथ ही उसका जो वेपन झुंझुरू वाला होता है वो 3rd ग्रेड का स्पीड वेपन होता है। तो ये अटैक को देखकर वहाँ के जो सभी लो एल्डर होते हैं उसके बारे में बातें करते हुए कहते हैं हालांकि जो ये जुलिन है वो भी कॉन्सोलेटेड बॉडी रेलम पर है, लेकिन वो कभी भी इस मोंक के पावर का सामना नहीं कर पाएगा। और वो जो मोंक है वो हमारे एमसी से कहता है इस मोंक ने तुम्हें एक चांस दिया था सुधरने का, लेकिन तुम अभी तक नहीं सुधरे, तो अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं। इतना कहने के बाद जो मोंक है वो हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। तो उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो जो हमारा एमसी वो अपने कॉफिन को बाहर निकाल लेता है। और अगर आप इस कॉफिन के बारे में भूल चुके हो तो जो सिस्टम ने इसे कॉफिन गिफ्ट दिया था ये उसी टाइम दिया होता है जब से वाइल्ड सेक्ट को तबाह किया गया था। तो उसको बाहर निकालने के बाद हमारा एमसी उस कॉफिन को खोल लेता है और जैसे वो कॉफिन खुलता है जो मोंग ने हमारे एमसी के ऊपर हमला किया होता है वो कॉफिन उस हमले को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो अपने अटैक को इस तरीके से ऑब्जॉर्व होता हुआ देखकर तो मोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारा एमसी उस अटैक को ऑब्जॉर्व करते हुए अपने मन में सोच रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था जो हेवन बर्निंग कॉफिन है जैसे जैसे मेरा कल्टीवेशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये 3rd ग्रेड से ब्रेक थ्रू होकर ग्रेड पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इस हमले को ऑब्जॉर्व करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। और फिर हमारा एमसी उस मोंग से कहता है आखिर तुम अभी तक बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से अब इसके अंदर आ जाओ। इतना कहने के साथ ही जो हमारा एमसी होता है उन सभी मोंग को उस कॉफिन के अंदर खींचने लगता है। तो अपने आप को इस तरीके से अंदर खींचा जाता हुआ देखकर वो सभी मोंग काफी ज्यादा डरने लगते हैं, जहाँ वो चिल्लाते हुए अपने हेड मोंग से कहते हैं मास्टर प्लीज हमें बचाइए। अपने मोंग को इस तरीके से उस कॉफिन के अंदर जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है ये तो एक इविल आर्टिफैक्ट है, इस आदमी ने तो अपने पास एक इविल आर्टिफैक्ट रखा है। इतना कहने के बाद वो वहाँ पे आए हुए सभी कल्टीवेटर से चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग सुनो, हमें जल्द से जल्द इस आदमी को मारना होगा क्योंकि ये पूरी तरह से एक इविल कल्टीवेटर बन चुका है। तो मोंग की ये बात सुनने के बाद हमें उन कल्टीवेटर को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की पावर को देखने के बाद तो पहले से ही काफी ज्यादा फटी पड़ी थी, इसलिए वो सभी घबराते हुए कहते हैं आखिर इस सिचुएशन में कौन जाएगा हमारे एमसी से पंगा लेने के लिए। और उस कॉफिन को देखने के बाद होंग अपने मन में सोच
रहा था, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। इस आदमी ने अभी अपने पास एक तुरुप का एक्का बचा कर रखा था। और फिर हमें उस मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को उस कॉफिन के अंदर खींचा जाता हुआ देखकर किसी तरीके से संभाल रहा था। जहां हमारे एमसी से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने पहले ही फैदल इमॉर्टल सेक्ट को अपना दुश्मन बना लिया है, तो क्या तुम सच में हमारे ईस्टर्न रीजन के सबसे ज्यादा बड़े बुद्धिस्ट सेक्ट को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तो यह सुनने के बाद हमारा एमसी और भी ज्यादा उस कॉफिन के ऊपर जोर लगाते हुए उससे कहता है, मैं तुम जैसे हिपोक्रेटिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अब ज्यादा बकवास मत करो, तुम जल्दी से अंदर चले जाओ। इतना कहने के साथ ही वो हेड मॉन्क भी उस कॉफिन के अंदर चला जाता है और साथ ही फिर उस कॉफिन को बंद कर लेता है और उस कॉफिन को अपने हाथ पर पकड़ते हुए उन सभी को ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब क्या कोई और भी है जो मुझसे लड़ना चाहता है? लेकिन हमें आए हुए उन सभी कल्टीवेटर को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की पावर देखने के बाद तो पहले से ही फट गई है, इसलिए उन सभी कल्टीवेटर में कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत तो नहीं करता है और करेगा भी कैसे? क्या उन सभी के तो दम तो है, क्योंकि साले उन लोग ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के सिर्फ कल्टीवेटर को देखना है। पता नहीं क्या हुआ साले, इस बार का सीन थोड़ा अजीब था ना यार। इन सभी कल्टीवेटर की कोई पावर ही देखने को नहीं मिला यार, सिर्फ इस बार राइटर ने इन सभी का मुंह फाड़ते फाड़ते दिखाया है बस। चलो यार, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। अब देखते हैं किसी और नए एपिसोड में फिर से मिलते हैं। और वैसे भी कल तो आने वाला है एक और नया एपिसोड। और फिलहाल यार मैं ऐसे ही डालते रहूंगा, मुझे भी यार साला बात करने में तुम लोग से अच्छा लगता है यार, सोचा लाइव आऊँ क्या ना हो यार, बताओ ना आप लोग।